फर्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वल्वोवेजाइटिस इन चिल्ड्रन। तो इसका क्या आंसर होगा? अगर इसका क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वल्वोवेजाइटिस इन चिल्ड्रन, तो ये होता है नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो हमें ऑप्शन में ज़्यादातर दिया रहेगा कि कोई गोनोकोकल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, तो हमें याद करना है कि गोनोकोकल या फंगल इन्फेक्शन नहीं है आंसर। या तो नॉन स्पेसिफिक आंसर होता है, या तो कोई फॉरेन बॉडी होगा, फॉरेन बॉडी या थ्रेड वॉर्म। ठीक है, ये चीज़ हमें याद करनी है। मोस्ट कॉमन कॉज अगर वल्वोवेजिनाइटिस इन चिल्ड्रन आएगा तो नॉन स्पेसिफिक आएगा या फॉरेन बॉडी। ठीक है। अच्छा, एक बैक्टीरिया पाया जाता है नॉर्मल, जो कन्वर्ट करता है किसी चीज़ को किसी चीज़ में और इन्फेक्शन से बचाता है। याद आता है इकोलाई। किसी को? टॉर्डेलिन बैक्टीरिया नाम डोडालिन। सुना है ना? यस। यस सर। टॉर्डेलिन। तो ये भी हमको याद करना है कि डॉर्डेलिन बेसिलाई जो होता है वो नॉर्मल वेजाइना में पाया जाता है। और ये किसको किससे कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को एसिड में। ठीक है। ठीक है, तो हमको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। प्रेगनेंसी कैन बी डायग्नोज बाय यूएसजी। अर्लीस्ट डायग्नोसिस कब हो सकती है यूएसजी से? अब इसमें याद करना है क्या है कि अगर टीवीएस दे रखा है, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड अगर दे रखा है, और उसमें पूछा है कि डायग्नोज अर्लीस्ट कब हो सकती है, तो आपको ऑप्शन देखने हैं कि 4 वीक कहीं दिया है या कहीं 5 वीक दिया है। अगर 4 वीक दिया आंसर, तो आपको 4th वीक पे क्या मिलेगा और 5th वीक पे क्या मिलेगा? तो 4th वीक पे आपको जेस्टेशनल सैक मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें हमको याद करनी है। 5th वीक पे हमें क्या मिलेगा? जेस्टेशनल रिंग। ठीक है, ये दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और क्या मिलता है हमें? अगर ये ऑप्शन आएगा ये 4th या 5th वीक, तो आपको देख लेना है इसमें से क्या हो सकता है। तीसरी चीज, फीटल हार्ट रेट अगर पूछा जाएगा, अगर डॉप यूएसजी रहेगा, तो फीटल हार्ट रेट होता है, फीटल हार्ट रेट अगर पूछा गया हमसे कि डॉपलर यूएसजी से कम मिलेगा, तो हमको मिलेगा 10th वीक पे। ठीक है, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमको याद रखने हैं। तो ये चीज़ हो गई, हमको क्या मिलेगा? 4th वीक पे मिलेगा, 5th वीक पे मिलेगा जेस्टेशनल सैक, 5th वीक जेस्टेशनल रिंग, और हमें क्या मिलेगा? फीटल हार्ट रेट अगर डॉपलर से पूछा है तो हमें 10th वीक पे मिलेगा। ठीक है। और हमें इसके फीटल पोल बहुत बार पूछा गया है, फीटल पोल या कार्डियक एक्टिविटी, है ना? तो हमको कितने वीक पे मिलती है? 6th वीक पे मिलती है। ठीक है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो 4th वीक, 5th वीक और फीटल हार्ट रेट डॉपलर से पूछा गया, तो 10th वीक ये बहुत बार पूछा गया। ठीक है। और 6th वीक पे क्या था, मैंने बताया था फीटल पोल। ठीक है, फीटल पोल। उसके बाद आते हैं मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन लेडी ऑफ 20 से 30 ईयर एज। ओवेरियन ट्यूमर आई थिंक मैम पढ़ा चुकी हैं। हम्म। अच्छा, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन बिनाइन ओवरी का बिनाइन ट्यूमर मोस्ट कॉमन कौन सा है? टेरेटोमा। हाँ, डर्माइसिस। ठीक है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा बिनाइन इपिथीलियल, मोस्ट कॉमन बिनाइन इपिथीलियल, सिरस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सीरस सिस्टेजिनोमा। तो आपको ये चीज पूछनी है कि मोस्ट कॉमन ओवरऑल पूछ रहा है तो डर्मोइड हो जाएगा, अगर इपिथीलियल पूछ रहा है तो सीरस सिस्टेजिनोमा हो जाएगा। तो आपको ये चीज देखनी है। ठीक है। और अगर पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन ट्यूमर टू अंडरगो टॉर्जन, क्या हो जाएगा? टेरेटोमा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेराटोमा या डर्माइसिस। ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? टेरेटोमा।
ये भी सेम है, ठीक है, डर्माइड टेराटोमा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, पढ़ा हुआ है ना? Yes, sir. ओके। अच्छा, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब? Ampulla. Ampullum. एम्पुला। ये तो सबको पता होगा। कितना साइज होता है? 5 centimeter. 5 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब? 10 to 12 10 से 10 12 centimeters. centimeter. सेंटीमीटर है ना, 10 से 12 सेंटीमीटर। पता, बेसिक चीज बहुत पूछ लेता है, कभी कभी केवल फैलोपियन ट्यूब का साइज ही पूछ लेगा, आप पता चल रहा है 10 से 12 दे देगा, 10 से 15 दे देगा, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ये चीजें हमको याद रखनी है कि लॉन्गेस्ट पार्ट, बेटा किसी का माइक खुला है, ठीक है, एम्पुला होता है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और यही क्या होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और यही वाइडेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और इसके बारे में क्या पूछा गया है, जो इसमें मोस्ट फर्टिलिटी या फर्टिलाइजेशन जो होता है, जहाँ फर्टिलाइजेशन तो हम लोग पढ़ते आए हैं, है ना, एम्पुलर या स्टमक जंक्शन, है ना। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलिटी अगर पूछा जाएगा, या फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो वो भी एम्पुला होता है, ठीक है। और क्या होता है एम्पुला में मोस्ट कॉमन साइट? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी का भी साइट यही है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी अगर आपसे पूछ, यही है, एम्पुला है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। अच्छा, नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है? Interstitial. हाँ, इंटरस्टिशियम या इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं, तो ये भी देख लेना कि नाम बदल के आ गया, पता चल रहा है कि याद ही नहीं आ रहा है, तो इंटरस्टिशियम, ठीक है। कितना होता है? दो चीज आएंगी इसमें, या तो डायमीटर पूछ सकता है, या तो लेंथ पूछ सकता है। अगर लेंथ आएगा तो 1.25 आएगा, अगर डायमीटर पूछेगा तो कितना होगा, 1 mm डायमीटर का होता है, ठीक है। तो ये नैरोएस्ट पार्ट होता है इंटरस्टिशियम, या इसी को बोलते हैं इंट्राम्यूरल, ठीक है। तो इसमें हमको ये याद हो गया, एम्पुला होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट। मेट्रोरेजिया इन फाइब्रॉइड इंडिकेट, फाइब्रॉइड पढ़ाया गया है, यूटाइन फाइब्रॉइड पढ़ाया गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, यूट्रस शायद सही से बन ना पाए मेरे से, बट समझ लेना, ये होता है ना। अब क्या पूछा गया है, मेट्रोरेजिया। अच्छा, ये वाला फाइब्रॉइड कौन सा होता है? Yes. सब तो होता है मगर म्यूकस नहीं होता है, Serous होता है, सब सब serous. सीरस होता है, ठीक है, जो बाहर की तरफ होता है। ये वाला जो अंदर की तरफ होता है, ये कौन सा होता है? सब mucus. सब म्यूकस होता है, ठीक है। और एक और होता है जो अंदर होता है, ये कौन सा होता है? इंट्राम्यूरल होता है। Intramural. अब इसमें से पूछा गया मेट्रोरेजिया इन फाइब्रॉइड इंडिकेट, तो कौन सा सर वही फाइब्रॉइड बता रहे होगा? थे, सब Some mucus mucus. नहीं होता है. हाँ, तो सब म्यूकस है, अगर आप वो बता देते तो आपका आंसर सही है। तो मेट्रोरेजिया, और इसमें क्या होता है, मेट्रोरेजिया जो होता है वो किसका सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है? सब म्यूकस का। अब देखो, सब म्यूकस फाइब्रॉइड के बारे में और क्या क्या चीज है। यही सब म्यूकस फाइब्रॉइड जो होता है मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड होता है, जो मैग्नेंट चेंज के अंडर वो होता है, इसी में सबसे चेंज होते हैं, ठीक है, सब म्यूकस में, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन जो फाइब्रॉइड होता है जिसकी मैक्सिमम सिम्टम होते हैं, ठीक है। उसके बाद यही जो होता है सब म्यूकस फाइब्रॉइड, यही होता है मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड जो कि कॉज करता है इनफर्टिलिटी एंड एबॉर्शन। जी में आ रहा होगा, ये देखो यहाँ अंदर की तरफ है, सबसे ज्यादा ये सिम्टम भी प्रोड्यूस करेगा, यहीं फीटस भी आपका होना है, यहीं पे सारी चीजें होनी है, तो ये भी इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है और एबॉर्शन भी कॉज करता है, मैक्सिमम सिम्टम कॉज करता है, और ये मोस्ट कॉमन होता है जो मैलिग्नेंट चेंजेस के अंडरगो होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें देखते हैं क्या है। 30-year-old हाउसवाइफ प्रेजेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ 6 month एमोनियोरिया, her CM facets are
high, low estradiol level, the most likely cause of amenorrhea. अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूरी लाइन लिखी है तो हमको उसको ब्रेक कर देना है कि कैसे कैसे हम उस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ 6 मंथ। ठीक है, और एफएसएच जो है हाई है और एस्ट्रोजन जो है लो है। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आ रहा है ओम कि बाहर नहीं आ रहा है। हाँ, ये चीज समझ ली। तो ये किस का केस, प्री मैच्योर, सीओडी का। प्री मैच्योर मीनोपॉज का। ठीक है, ठीक है, अब इसमें कैसे आपको पता लगेगा। पहली चीज तो प्री मैच्योर अगर मीनोपॉज है तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है कि एज उसकी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 40। ठीक है, 40 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि मीनोपॉज की एज जो होती है वो 45 है या 40 है, तो अगर लेस देन 40 की एज है इमेच्योर मीनोपॉज होगा। उसके बाद आपको क्या देखना है कि एमनूरिया का जो ड्यूरेशन है वो greater than 3 months होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि आपने देख लिया कि यहाँ पे क्या होता है, प्री मेच्योर ओवेरियन फेल्योर क्या है कि एमनूरिया अगर आ रहा है और क्या हो रहा है कि आपके oocytes डिप्लीट हो रहे हैं बिफोर 40 ईयर्स एज, तो एमनूरिया एसोसिएटेड विद क्या है, डिप्लीशन ऑफ oocyte। ठीक है, तो आप देखने क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये क्या होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा रहेगा ताकि बढ़े, कि वो फॉलिकल को मैच्योर कराए या इसको oocytes उसके निकले। और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, ये होगा, तो एस्ट्रोजन इसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है कि 40 ईयर से कम होना चाहिए एज, और क्या होना चाहिए, इसकी जो ड्यूरेशन है वो greater than 3 months की होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मीनोपॉज क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग। हॉट फ्लैशेस। मीनोपॉज, हॉट फ्लैशेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सीए सर्विक्स। सीए सर्विक्स अगर किसी के है तो मोस्ट कॉमन कॉज डेथ का क्या होता है, रीनल फेल्योर। ठीक है, ये पता था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नो सर। यस सर। ओके, जिनको पता है वो लोग याद कर लें, फिर से रिवाइज कर लें, और जिनको नहीं पता है वो याद कर लें, एक बार आया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, मोस्ट कॉमन जेनाइटल कैंसर इंडिया में कौन सा है। सीए सर्विक्स। सीए हम्म, सर्विक्स। अगर इंडिया में पूछा जाएगा तो मोस्ट कॉमन जेनाइटल कैंसर इज सीए सर्विक्स। ठीक है, ओके। अच्छा, मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी अगर वर्ड में पूछी जाएगी तो कौन सी है। ब्रेस्ट। ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर। देखो यहाँ पे क्या टर्म लिया है, गायनेकोलॉजिकल, तो ब्रेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये भी सीए सर्विक्स सर्विक्स होगा। ये सीए क्या? तो ये चीज आपको देखनी है, टर्मिनोलॉजी क्या पूछी जा रही है। अगर गायनेकोलॉजिकल अगर आपसे पूछी गई तो सीए सर्विक्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर अंडरगो टॉर्जन, अभी आपने बताया था वो क्या था, टेराटोमा। 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 टेराटोमा या डर्माइड सिस्ट। ठीक है, मैचुरेशन ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल इज बेस्ट स्टडीड बाय, जैसे ग्रेफियन फॉलिकल को आपको स्टडी करना है तो आप कैसे करोगे, बेस्ट मेथड क्या है, इसका है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी। सीरियल यूएसजी करते हैं। आप क्या करते हो, बार बार उसका अल्ट्रासाउंड करा के देखते हो कि कितना मैच्योर हुआ, कितना बड़ा, एक दिन, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे करके। तो ये मैचुरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल इज बेस्ट स्टडीड बाय
सीरियल यूएसजी। अगर आप क्या करते हो उसका अल्ट्रासाउंड कराते हो तो आप उसको स्टडी कर सकते हो कि उसके शेप एंड साइज में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो सीरियल यूएसजी। ठीक है। यूरीमिया इन पेशेंट ऑफ सीए सर्विक्स ट्रीटेड विद रेडियोथेरेपी इज ड्यू टू। अगर किसी ने क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के तो उनको ये क्वेश्चन मिला होगा, और मे भी हो सकता है कि दो जगह दो आंसर दिए हों। अगर आपने नहीं लगाया है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। देखा है किसी ने क्वेश्चन? ओके। इसके क्वेश्चन में दो आंसर दिए रहते हैं। जैसे इसमें पूछा है ना, यूरीमिया अगर हो रहा है पेशेंट में सीए सर्विक्स के, तो उसका ट्रीटमेंट किया गया है रेडियोथेरेपी से। तो वो यूरीमिया क्यों हुआ है ना? तो उसमें ये चीज स्टेनोसिस ऑफ यूरेटर कॉज बाय रेडियोथेरेपी, एक ऑप्शन ये रहता है, स्टेनोसिस ऑफ यूरेटर कॉज्ड बाय रेडियोथेरेपी। और एक ऑप्शन रहता है इन्वेजन इन्वेजन ऑफ यूरेटर बाय मेटास्टेसिस कैंसर। ठीक है। अब देखो मेन चीज ये है कि इसमें जो आपको बुक में आंसर दिया रहेगा ये दिया होगा, जबकि मोस्ट करेक्ट अगर आंसर आप देखो तो ये है, क्योंकि इसमें पूछा गया है यूरीमिया हो रहा है पेशेंट में सीए सर्विक्स के रेडियोथेरेपी की वजह से। तो क्यों हो रहा है? तो स्टेनोसिस, उसका जो यूरेटर है उसमें स्टेनोसिस हो जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यूरीमिया हो रहा है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया रहता है वो ये भी दिया रहता है, इन्वेजन ऑफ द यूरेटर बाय द मेटास्टेसिस ऑफ सीए, है ना, कैंसर। बट आपको पता होना चाहिए कि यूरीमिया का जो कॉज है यहाँ पे वो किसकी वजह से होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो ऑब्स्ट्रक्शन तो दोनों चीज की वजह से हो रहा है, स्टेनोसिस की वजह से भी हो रहा है, एट दैट सेम टाइम मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर की वजह से भी हो रहा है। बट यहाँ रेडियोथेरेपी वर्ड यूज किया है ना, तो ये मोस्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। एक बार पूछा गया है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट ये ज्यादा करेक्ट है इस कंपैरिजन टू दिस आंसर। ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। एसपीएम, ओके, National Nutritional Anemia Prophylaxis Program (NNAPP) was started in which year? 1970. 1970। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो होता है अनीमिया हो जाता है 70 साल के बूढ़े लोगों में हो जाता है ना, बूढ़े लोगों में। ऐसे मान लो जैसे हुआ, ना, कि अनीमिया जो हो जाता है क्या हो जाता है 70 साल के लोगों में। 1970 से आगे 70, 1970। बट ये रियल में किसके लिए था? चिल्ड्रंस के लिए एंड मदर्स के लिए। ठीक है। इनका बूढ़ों बूढ़ों से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। ठीक है। तो ये अनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम जो था 1970 में आया था, और चाइल्ड, चिल्ड्रंस एंड मदर्स के लिए था। अब इसके अंदर क्या करते हैं, आयरन प्रोफाइलैक्सिस इन प्रेगनेंसी स्टार्टेड एट। अच्छा, ये कब स्टार्ट की जाती है आयरन प्रोफाइलैक्सिस प्रेगनेंसी में, किस ट्राइमेस्टर में स्टार्ट की थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर? Second. फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट की जाती है। अब जैसे यहाँ पूछा गया कॉम्बिनेशन ऑफ कितना एलिमेंटल आयरन कितना होता है, 100 mg ऑफ फोलिक एसिड कितना होता है, कितना माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है, 500 mg। ठीक है। अच्छा, कितने दिन के लिए दी जाती है, ड्यूरेशन? 100 days. 100 days। ठीक है। द सप्लीमेंट शुड कंटिन्यू फॉर 2 से 3 मंथ। ठीक है। और आफ्टर आयरन लेवल बिकम नॉर्मल। ठीक है। उसको कंटिन्यू करते हैं 2 से 3 मंथ तक, और आयरन लेवल बिकम नॉर्मल, आयरन लेवल नॉर्मल मंथ तक कंटिन्यू करते हैं उसको। अच्छा, ये जो आपका ये नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम था, इसके अंदर 2 टैबलेट आती हैं, पीडियाट्रिक टैबलेट आती है, एक आती है अडल्ट टैबलेट, है ना। तो अडल्ट टैबलेट तो हमने यहाँ देख ली, एक 500 माइक्रोग्राम देना है हमको
वो फोलिक एसिड, और हमको क्या देना है, 100 mg देना है एलिमेंटल आयरन। पीडियाट्रिक टैबलेट में कितना होता है? 20 मिलीग्राम। 20 mg क्या रहता है बताओ? आयरन रहता है। ठीक है, 20 mg जो होता है आयरन रहता है। ठीक है, और फोलिक एसिड और कितना आता है? 100 मिलीग्राम फोलिक एसिड। माइक्रोग्राम रहता है। ठीक, ये यूनिट बहुत ठीक याद करना है। है ना, फोलिक एसिड रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको याद करनी कि यूनिट जो होगी माइक्रोग्राम होगी फोलिक एसिड में, बट आयरन में क्या होगी, mg होगी। ठीक है, तो ये पीडियाट्रिक टैबलेट जो होती है उसमें 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है और 20 mg आयरन रहता है, जबकि एडल्ट वाली यही है 100 mg एंड 500 mg। ठीक है, फोलिक एसिड। तो ये हमको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मल्टी लोड डिवाइस। अच्छा, आईयूडी पढ़े हैं किसी ने? जनरेशन होती है ना इसमें, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, यस। थर्ड जनरेशन, है ना। अच्छा, सबसे पुरानी जनरेशन कौन सी होती है? थर्ड जनरेशन सबसे पुरानी होती है कि फर्स्ट जनरेशन सबसे पुरानी होती है? फर्स्ट। फर्स्ट सबसे पुरानी होती है। ठीक है, और सबसे नई कौन सी होती है? थर्ड थर्ड। जनरेशन, है ना। अच्छा, इसमें इसमें अच्छा, जिसमें हार्मोनल यूज भी होता है, वो कौन सी होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड में से? थर्ड। थर्ड वाली। ओके। अच्छा, किसमें जो होता है वो ये होता है कि कॉपर कॉपर वाली आयोडीज वगैरह रहती हैं, किस वाली जनरेशन में? सेकंड वाली। सेकंड वाले में, है ना, इसमें होता है कॉपर वाली। तो ये आयंस वगैरह रिलीजिंग होती है ना, आयंस रिलीजिंग वगैरह होती है। अच्छा, लिपीज लूप किस में आता है? फर्स्ट जनरेशन। करना है कि थर्ड जनरेशन जो होती हैं इनमें क्या होता है, हार्मोन वाली आयोडी होती हैं। जैसे हार्मोन वाली जो एलएनजी है, एलएनजी नाम सुना है? यस। प्रोजेस्टासर्ट है हाँ, लेबोनॉर्जेस्ट्रोजन। है ना, प्रोजेस्टासर्ट है, एलएनजी है, ये थर्ड जनरेशन है। और सेकंड जनरेशन में कौन सी आती है? जैसे सीयूटी है, CUT7 है, या CUT200 है, ये 220 है ना, CUT220 है ना। ये है लिपिड लूप, इसमें आ जाता है ना। तो मल्टी लोड डिवाइस कंटेन, पता वो कौन से में आते हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन? सेकंड जनरेशन को मल्टी लोड डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, मल्टी लोड डिवाइस में ये आते हैं। इनमें आ जाता है कॉपर रिलीजिंग वाला, है ना, तो कॉपर। ठीक है, तो ये सेकंड जनरेशन आईओडी होते हैं मल्टी लोड। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल हो सकता है भाई? CUT हो सकता है, CUT7 हो सकता है, CUT220 हो सकता है ना, बाकी और होते हैं। अच्छा, ये जो इसमें होता है ना कि ये यूनिट लिखी रहती है 220, या ये कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किस चीज को डिनोट करती है? सेक को टी ये और करती है से। सरफेस एरिया को करती है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कॉपर इन स्क्वायर mm। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये डिनोट करता है सरफेस एरिया को। ठीक है, क्रोनिक कैरियर और टाइफाइड। क्रोनिक कैरियर पूछा है, आप किससे डिटेक्ट कर सकते हो? ब्लड से कर सकते हो, एंटीबॉडीज कर सकते हो, स्टूल से कर सकते हो, यूरिन से कर सकते हो, किससे कर सकते हो? स्टूल। हाँ, स्टूल से। राइट आंसर इज स्टूल। अच्छा, टर्निंग पॉइंट किसी ने पढ़ी होगी तो निमोनिक बता दे मुझे इसका, बहुत अच्छा निमोनिक दिया है। पढ़ नहीं रहे हो बेटा तुम लोग? बासु निमोनिक दिया हुआ है एक, याद है किसी को? BASU, बासु इज द निमोनिक ऑफ टाइफाइड। अब इसको याद कैसे करेंगे? B से क्या हो जाता है, ब्लड हो जाता है। A से क्या हो जाता है, एंटीबॉडी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद S से क्या हो जाएगा, स्टूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद U से क्या हो जाएगा, यूरिन हो जाएगा। अब ये किस चीज का निमोनिक है? ये हमारा टाइफाइड हमको डिटेक्ट करना है
तो वीक, अगर फर्स्ट वीक में डिटेक्ट करना है तो हमें ब्लड से करना पड़ेगा, सेकंड में करना है, थर्ड में तो स्टूल, और फोर्थ वीक से हम इसमें यहाँ डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वीक में अगर हमको डिटेक्ट करना है तो हम ब्लड से ही डिटेक्ट कर सकते हैं, सेकेंड वीक में डिटेक्ट करना है तो हम एंटीबॉडी से, और थर्ड वीक से स्टूल में आने लगता है, और फोर्थ वीक से यूरिन में आने लगता है, डिटेक्ट होने लगता है। तो ये हमको याद करना है बासु निमोनिक से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूरिन से होना चाहिए हाँ ना फिर। यूरिन से हो जाएगा। मगर जैसे ये होता है ना कि कौन सा टेस्ट मोर फिजिबल है, कौन सा टेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज होता है, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। तो जैसे होता है नहीं कि मोस्ट कॉमनली आप क्या यूज करते हो सकता है कि भाई आपका यूरिन सबसे लास्ट में है, बट क्या है कि मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो क्या होता है, स्टूल यूज होता है। ठीक है, तो आपको उस चीज पे भी जाना है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक और चीज मिलती है, कोई स्पॉट मिलते हैं टाइफाइड में, किसी नाम के स्पॉट मिलते हैं। रोज। रोज कॉपलिक स्पॉट, स्पॉट। कॉपलिक रोज। स्पॉट नहीं, रोज कॉपलिक रोज स्पॉट किसमें मिलता है? अब कॉपलिक बताया तो कॉपलिक बताओ किसमें मिलता है? मीजल्स में मिलता है। मीजल्स मीजल्स में में। मिलता है। अच्छा, किसमें मिलता है ये बताओ, ऊपर नीचे कहाँ, कौन से दांत में मिलता है, कहाँ मिलता है? अपर अपर, अपर शायद हो। अपर अपर, थर्ड। सेकंड, अपर थर्ड। थर्ड है, अपर सेकंड थर्ड है? में है सर, लोअर लोअर सेकंड में है। अपर देखो एक सेकंड ही जगह मोलर में, होता है, अपोजिट टू अपर अपर सेकंड सेकंड मोलर मोलर। है। ठीक है, अपोजिट टू द अपर सेकंड मोलर। ठीक है। उसके बाद इसमें मिलता है रोज स्पॉट मिलता है, कौन से वीक में मिलता है ये पूछा गया है, सेकंड वीक में मिलता है। ठीक है, तो रोज स्पॉट कहाँ मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किस वीक में मिलता है, सेकंड वीक से मिलने लगता है ये। और होता कहाँ पे है ये, आपके एब्डोमेन पे मिल सकता है या चेस्ट वगैरह पे मिल सकता है। तो हमको ये याद करना है, बासु निमोनिक होता है इसका, और क्रोनिक कैरियर को स्टूल से हम डिटेक्ट करते हैं, रोज स्पॉट मिलता है, सेकेंड वीक पे डायग्नोस हो सकता है, ये रोज स्पॉट मिल सकता है। और क्या एक और चीज बताई थी कि एब्डोमेन पे या ट्रंक पे मिल सकता है। ठीक है, ऑर्थोटॉल्डिंग टेस्ट। अच्छा, ये पढ़ाया गया, वाटर वगैरह पढ़ाया गया है, कुछ नहीं पढ़ाया गया अभी? डिसइंफेक्शन पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया अभी? अभी नहीं। अभी नहीं। अभी नहीं पढ़ाया गया। ओके, ऑर्थोटॉल्डिंग टेस्ट इज डन फॉर, क्लोरीन। हाँ क्लोरीन। क्लोरीन का क्या करने के लिए, वाटर में फ्री क्लोरीन या कंबाइंड क्लोरीन कितनी है ये पता करने के लिए। तो फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन इन वाटर। ठीक है, ये पता करने के लिए हम ऑर्थोटॉल्डिन टेस्ट करते हैं। अच्छा, डिसइंफेक्शन एक्शन जो होता है क्लोरीन का, किसकी वजह से होता है? एक्शन जो होता है क्लोरीन का जो होता है ना, डिसइंफेक्टिंग एक्शन, तो किसकी वजह से होता है? कोई एसिड होता है ना, हाइपो हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरस, पता है आप लोगों को, बट ये है कि उसको बार बार बोला करो तो वो रिवाइज होगा आप लोग को। ठीक है, नहीं याद होता है तो जितनी बार भी आप सुनो उसको एक बार बोलने की कोशिश करो, मन में ही चाहे बोलो। ठीक है, तो हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से डिसइंफेक्टिंग एक्शन होता है। ठीक है, और क्या होता है क्लोरीन के बारे में, और क्या पता है? अच्छा, ये क्लोरीन इसलिए यूज होता है ना क्योंकि रेसिडुअल बैक्टीरियल साइडल इफेक्ट होता है ना, पता है ये, कि बाद में भी अपना एक्शन करता रहता है। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर में रेसिडुअल क्लोरीन कितना होता है, ड्रिंकिंग वाटर में रेसिडुअल क्लोरीन कितना होता है? ग्रेटर देन 0.5 mg/लीटर। ठीक है। अच्छा, क्लोरीन डिमांड किससे निकालते हैं? एक apparatus होता है क्लोरीन डिमांड की। हॉरॉक्स एपरेटस। हाँ, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, जिसको याद है वो अच्छा है, और जिसको नहीं याद है वो याद कर ले। क्लोरीन डिमांड किससे निकालते हैं? ठीक है, हैरॉक, हरॉक apparatus। ठीक है। अच्छा, ये इससे क्या निकालते हैं? ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग द वाटर, है ना, कि कितना ब्लीचिंग पाउडर हमारा लगेगा उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें से कुछ रह गया जो पता हो तो आप लोग को बता सकते हो।
अच्छा, जैसे रेसिडुअल बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट पता है क्या होता है? जैसे क्या है कि हमने क्या किया, पानी में क्लोरीन डाल दिया, हमने उसको डिसइंफेक्ट कर दिया, हमको क्या करना है, एक जगह से दूसरी पहुंचाना है पानी। तो हो सकता है कि ड्यूरिंग हम स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बीच में कहीं कंटेमिनेशन हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें क्लोरीन डालते हैं। तो वही बोला गया है कि थोड़ा सा ज़्यादा रेसिडुअल क्लोरीन लेवल होना चाहिए, ताकि अगर स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में अगर कहीं कोई कंटेमिनेशन होता है तो उसको भी वो कंपनसेट कर दें। ठीक है। टेक्निक ऑफ स्टेरिलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय, स्टेरिलाइजेशन किसने इंट्रोड्यूस की थी? एल से नाम था इनका। लुइस पाश्चर। लुइस लुइस पास्चर। ठीक है, अब लुइस पास्चर ने बहुत चीजें दी थी। अब बहुत चीजें क्या दी थी? एक थ्योरी दी थी इन्होंने जर्म थ्योरी जी ऑफ से शुरू डिजीज। होती, जर्म थ्योरी ऑफ जर्म जर्म थ्योरी। थ्योरी दी थी। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और इन्होंने स्टेरिलाइजेशन के साथ साथ एक और चीज दी गई थी, पी से शुरू होती है वो, पाश्चराइजेशन। पास्चराइजेशन। ठीक है, पास्चराइजेशन भी इन्होंने दिया था। ठीक है। अच्छा, एक और वैक्सीन रिलेटेड कुछ इन्होंने किया था। बस वैक्सीन टर्म दिया है इन्होंने, लुइस पास्चर ने। और कौन सी वैक्सीन भी एक दी है, रेबीज वैक्सीन। ठीक है। ये किसी के फादर भी हैं। बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है। अब लुइस पास्चर के बारे में हमको क्या क्या, स्टेरिलाइजेशन दिया है, पास्चराइजेशन दिया है, जर्म थ्योरी दी है, वैक्सीन टर्म दिया है, रेबीज वैक्सीन दी है, और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी लुइस पास्चर है। तो ऐसे ही हमको पढ़ना है। हमें एक चीज के बारे में पता चलता है तो हमें उसके 3-4 चीजें और नोट डाउन कर लेनी कि भाई इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, फॉल्स परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस इज हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन क्या होता है? हैलुसिनेशन। है ना, हमको यहाँ पे इस टर्म्स देखना है, विदाउट स्टिमुलस, हेलुसिनेशन। ये समझ में आता है, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन। हेलुसिनेशन क्या होता है कि फॉल्स सेंस ऑफ परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस। जैसे कोई चीज है नहीं, कोई भी चीज नहीं है बाहर, और किसी इंसान को लग रहा है कि हाँ वहां पे कोई चीज है, तो विदाउट स्टिमुलस, अगर कोई स्टिमुलस नहीं है या कोई भी ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है, बट उसको लग रहा है कि है, तो इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन भी बहुत तरह का हो सकता है, विजुअल हो सकता है ना, ऑडिटरी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, ऑल्फैक्टरी हो सकता है, ठीक है, टेक्टाइल हो सकता है। ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं हेलुसिनेशन के टाइप, कि उसको कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, या उसको कुछ महक आ रही है, या उसको लग रहा है कि कोई चीज, टेक्टाइल हेलुसिनेशन है कि कोई चीज है, प्रेजेंट है, छूने वाला ऐसे, है ना। तो इस तरह की चीज लग सकती है, बट कोई रियल में स्टिमुलस नहीं प्रेजेंट है, तो इसको अगर विदाउट स्टिमुलस होगा तो उसको हेलुसिनेशन बोलेंगे। अच्छा, इल्यूजन में क्या होता है? इल्यूजन में क्या होता है? इल्यूजन में क्या होता है कि स्टिमुलस प्रेजेंट होता है या एक्सटर्नल फैक्टर प्रेजेंट होता है, बट इसमें क्या होता है, फॉल्स इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे क्या किया आपने, कि जैसे रात में गए, आपने क्या किया कि कुत्ता देखा, और अंधेरे में कुत्ता देख के आपने सोचा कि भूत है, मगर कुत्ता था, डॉग, डॉग देख के आपको लगा कि ये तो घोस्ट है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर प्रेजेंट है, स्टिमुलस प्रेजेंट है, रियल एग्जिस्टेंस है उसकी, बट आपने क्या किया, फॉल्स इंटरप्रेट किया, दैट इज इल्यूजन। ठीक है। इसमें तो कोई है ही नहीं, आपको ऐसे ही सुनाई दे रहा है। डिल्यूजन में क्या होता है, फॉल्स बिलीफ होता है, फॉल्स बिलीफ। ठीक है। ये क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ थॉट होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे फॉल्स बिलीफ है कि किसी को लग रहा है हम बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, या हम ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसे हैं, बट रियल में उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका बिलीफ है सब। ठीक है। अल्कोहल डिपेंडेंस इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय,
tremors, हाँ, मान सकते हैं कि विड्रॉल सिम्टम्स। ठीक है। स्पाल्डिंग साइन इज पॉजिटिव इन, uterine fetal death, हाँ, इंट्रायूटाइन फीटल डेथ, फीटल डेथ। ठीक है। अच्छा, ये किस में मिलता है? यूएस रेडियोलॉजिकल साइन है ना ये, है ना? इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ अलाइनमेंट होता है या ओवर राइडिंग ऑफ बोन होता है। उसकी क्या होती है, फीटल स्कल की जो बोन होती है वो क्या हो जाती है, एक दूसरे से ओवरलैप हो जाता है। तो ये स्पाल्डिंग साइन होता है। अगर फीटस की डेथ हो गई है अगर यूट्रस के अंदर ही, तो अगर यूएसजी कराओगे तो उसकी बोन कोलैप्स करती हुई दिखेंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवर राइड करती हुई दिखेंगी। ठीक है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, फीटल डेथ की वजह से स्पार्लिंग साइन होता है। अच्छा, एक और साइन मिलता है, रॉबर्ट साइन, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ में। ठीक है। इसमें क्या मिलता है? गैस, गैस शेडो। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये है कि स्पार्लिंग साइन बहुत बार पूछा गया है, मगर रॉबर्ट साइन भी पूछा गया है। एओर्टा में गैस शेडो मिलती है। ठीक है, रॉबर्ट साइन। दो साइन हमें याद करने हैं। ठीक है। Child suffering from intrauterine growth retardation is called small for dead baby. ठीक है। ये होता है कि क्या होता है जैसे ये जेस्टेशनल एज से इसकी वेट कम होती है 10 परसेंटाइल, बर्थ वेट बिलो 10 परसेंटाइल ऑफ द एवरेज जेस्टेशनल एज। ठीक है, तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, IUGR। ठीक है। टेम्परेचर इन द डेड बॉडी इज मेजर्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? मुंह से, कहाँ से उसका टेम्परेचर लेते हैं? एक्जिला से लेते हैं, रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, रेक्टम से। ठीक है, टेम्परेचर इन द डेड बॉडी इज मेजर्ड इन रेक्टम। ठीक है, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. yes, sir. ओके। A specimen to be sent for investigation after an autopsy should be preserved in, अगर आपको कोई स्पेसिमेन भेजना है ऑटोप्सी के बाद, तो उसको किस में प्रिजर्व करके भेजेंगे? Formalin. सैचुरेटेड, Saturated salt solution, हाँ, सॉल्यूशन ऑफ। ठीक है। अच्छा, ये जो कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन है, यही मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव, तो भी यही होगा। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है। अच्छा, बेस्ट प्रिजर्वेटिव फॉर विसरा अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा? स्पिरिट। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑटोप्सी के बाद किस में प्रिजर्व करते हैं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट में करते हैं। मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव जो है वो भी यही है, और बेस्ट प्रिजर्वेटिव है और विसरा अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट। अच्छा, इसमें बहुत सारे हैं, पॉइजनिंग के साथ साथ आपको याद करना पड़ेगा कि किस में क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में एक डाला है, इसका मतलब ये नहीं कि यही आता है, बहुत। अ पर्सन इज डिक्लेयर डेथ इफ ही इज नॉट फाउंड फॉर, कितने ईयर बाद उसको? 7 years। ठीक है, अगर 7 साल तक अगर कोई नहीं मिलता है तो उसको डेथ मान लेते हैं। ठीक है, 7 years। क्रोकोडाइल स्किन अपीयरेंस इज सीन इन, तथा burns, हाँ, हाई वोल्टेज electrocuted वर्ल्ड। burns, ठीक है, high हाँ, voltage. ठीक है, हाई वोल्टेज वर्ल्ड में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है इलेक्ट्रिकल इंजरी में, डेथ का कॉज क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इलेक्ट्रिकल इंजरी।
वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। अच्छा, किसी को पता है जो अ, ये जैसे ये तो हम पढ़ रहे हैं हाई वोल्टेज बर्न, एक होता है वो बिजली गिरती है ना जब, तो उसमें किस टाइप का एक अपीयरेंस मिलता है पूरी बॉडी पे, ऐसे 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 ऐसे। थूजा प्लांट की तरह रहता है वो, नहीं पढ़ा? चलो पता करके बताना। आलमंड लाइक बिटर स्मेल इज फाउंड इन, Cyanide. साइनाइड पॉइजन। ठीक है, उसके बाद आता है ऑप्टिक एट्रोफी इज सीन इन पॉइजनिंग विद Methanol. मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जाता है कि भाई होती किस वजह से है, मिथाइल अल्कोहल की वजह से होती है, तो ये डिप्रेशन कॉज करती है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये होता किस वजह से है, जो ये ऑप्टिक एट्रोफी है, ये होता है फॉर्मिक एसिड की वजह से, ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये भी हमको याद करना है। अच्छा, इसी में जैसे ये बोलते हैं ना ऑप्टिक एट्रोफी है, तो इसमें एक विजन मिलता है, इसको बोलते हैं स्नो फील्ड विजन। पूछा नहीं गया है बट पूछा आप जा भी सकता है, जिससे क्वेश्चन में लैंग्वेज। ठीक है, स्नो स्नो फील्ड विजन मिलता है या ब्लड विजन होता है। ठीक है, किसमें है, मिथाइल अल्कोहल की वजह। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। पिन पॉइंट पीपल इज सीन इन Sir, opioid poisoning. ओपीएम में। ठीक है, पिन पॉइंट पीपल मिलता है। ओके, अ फैक्ट्री वर्कर प्रेजेंट विद एक्सेस सलाइवेशन। अब देखो, एक्सेसिव सलाइवेशन यहाँ पकड़ना है। ब्लू लाइन ऑन द गम, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेमर, डिस्टर्ब पर्सनैलिटी, इंसोम्निया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ये तो मोस्टली लोगों ने पकड़ लिया होगा इस क्वेश्चन को। Lead poisoning. हाँ, लेड पॉइजनिंग, मैंने कहा ना कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। आप देखो क्या है, लेड पॉइजनिंग जिसने बोला उसने क्यों बोला लेड पॉइजनिंग, वो बताए, आपको हमेशा याद रहेगा। बताओ आपने लेड पॉइजनिंग क्यों बोला? Blue lines on gums. ब्लू लाइन्स ऑन गम्स की वजह से आपने बोला। ठीक है, तो अगर आपने बहुत सुपरफिशियली पढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर इसको डीपली पढ़ा होगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ है। एक्सेसिव सलाइवेशन है, पहले तो इसका आंसर बताते तो मर्करी पॉइजनिंग है। ठीक है, अब देखो पहली चीज तो मर्करी पॉइजनिंग में एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, तो आप इसको पहली चीज तो मर्कसॉल से याद कर लो। मर्कसॉल में क्या होता है, More. क्या होता है, मोर सलाइवेशन। Okay. अब जैसे आपने क्या कहा कि ब्लू लाइन तो गम की वजह से आप कंफ्यूज हुए, आपने बोल दिया कि लेड पॉइजनिंग है, बट आपने सही बोला, लेड पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि इसी ब्लू लाइन को क्या बोलते हैं, बर्टोनियन लाइन बोलते हैं ना। ठीक है, यही ब्लू लाइन को बर्टोनियन लाइन। बट आपने अगर मर्करी पॉइजनिंग पढ़ी होगी तो उसमें ब्लू ऑब्लिक ब्लैक लाइन ऑन गम उसमें भी मिलता है। मर्करी में भी आप मर्करी पॉइजनिंग पढ़ना, उसमें दिया होगा ब्लू ऑब्लिक ब्लैक लाइंस ऑन गम्स, इसमें भी मिलती है, लेड में मिलती है, इसका स्पेसिफिक नाम है बर्टोनियन लाइन, बट मर्करी पॉइजनिंग में मिलती है। आपको इन सब चीजों को मिला के इसका आंसर देना है। एक्सेसिव सलाइवेशन है, ब्लू लाइंस ऑन गम्स है, ट्रिमर्स है, ट्रिमर्स का एक स्पेसिफिक नाम है यहाँ पे, हैटर शेक, सुना है, ये भी पूछा जाता है, हैटर शेक किस पॉइजनिंग में है। क्या होता था पहले के टाइम में, हेड बनाने के लिए मरकरी का यूज करते थे, तो जो लोग पहनते थे कैप उनमें, और जो
कैप बनाते थे उनमें, जैसे नहीं होती थी बड़ी वाली टोपी, है ना, उसमें मरकरी का यूज होता था। तो जो लोग पहनते थे उसको, उनमें भी ये चीज मिलती थी, और जो लोग बनाते थे उनमें भी। तो हैटर शेक में क्या होता था कि ट्रिमर्स वगैरह मिलते थे, ठीक है, डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटी मिलती थी, इरिटेबिलिटी मिलती थी, इंसोम्निया मिलता था उन लोगों में, वो सब बताया था ऐसे लोगों में जिनमें मरकरी पॉइजनिंग होती थी। तो ये चीज हमको याद करनी है। हैटर शेक भी मिलता था। मिनिमाटा डिजीज के बारे में सुना है? यस सर। Yes, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, किसकी वजह से होती है? मरकरी की वजह से। Mercury. ठीक है, तो हैटर शेक भी जो है मरकरी की वजह से है, और जो मिनिमाटा डिजीज है वो भी मरकरी की वजह से है। और ये किस में मिलता है? मिरर फैक्ट्री वर्कर्स में भी यही मरकरी पॉइजनिंग मिलती है। बर्टोनियन लाइन किस में मिलती है? जो मिलती है लेड पॉइजनिंग में। एक होती है मीथेन, सुनी है? यस सर। थैलियम थैलियम पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक में मिलती है। Arsenic poison. ठीक है, एल्ड्रिक मीज लाइन होती है ना शायद से नाम है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करें, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, तो आपको ये भी याद कर लेना है। ओके, कुछ एक्स्ट्रा पूछूं? मोस्ट कॉमन सुसाइडल पॉइजनिंग कौन सी है? सुसाइडल साइनाइड। पॉइजन नहीं, सुसाइडल में Cyanide. अरे नहीं सर, ये जो घर ऑर्गेनोफॉस्फेट होती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस होती है। ठीक है, अब मैं लिखता जा रहा हूँ, आप लोग बताते हैं। मोस्ट कॉमन सुसाइडल पॉइजनिंग जो होगा वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस होगा। आइडियल सुसाइड पॉइजनिंग होगी, आइडियल। अब ये बताओ कौन सी है आइडियल सुसाइड पॉइजनिंग? आर्सेनिक हो गई है। सुसाइड करना है उसको तो आर्सेनिक थोड़ी ना खाएगा, और वो होगा आर्सेनिक खाएगा तो बच भी सकता है, साइनाइड Cyanide. खाएगा। साइनाइड। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि पेनलेस डेथ करती है ये। आइडियल तो इसीलिए ना, क्योंकि पेनलेस कर दिया, पैलेटेबल होती है, खाने में उसका टेस्ट वेस्ट सही रहता है, और श्योर डेथ होती है, इसीलिए ये आइडियल है। पता चला आर्सेनिक खाया बच गए तो ये साइनाइड आइडियल इसीलिए है, क्योंकि पेनलेस डेथ कॉज करती है, श्योर डेथ होती है, और खाने में भी पैलेटेबल होती है कि उसका टेस्ट वेस्ट सही रहता है। मोस्ट कॉमन होमिसाइडल पॉइजनिंग, किसी को मारना वारना है, होमिसाइडल अगर आएगा तो। साइनाइड तो मिलती नहीं जल्दी। ठीक है, होमिसाइडल कौन सी होगी मोस्ट कॉमन? आर्सेनिक। ठीक है, क्योंकि क्या इजीली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, खाने मिला दो किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन होमिसाइडल होती है आर्सेनिक। ठीक है, और अच्छा ये तो हो गई मोस्ट कॉमन होमिसाइडल, मगर आइडियल होमिसाइडल कौन सी होती है? किसी को मारना है तो सबसे आइडियल पॉइजनिंग कौन सी है? टी से शुरू होती है, थैलियम। ठीक है, नेचुरल डेथ को मिमिक करती है ये। ठीक है, अच्छा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुसाइड क्या है? मोड ऑफ सुसाइड, कॉज तो अलग ही है। आवाज आ रही है? हैंगिंग। Hanging. हैंगिंग, हाँ, लटक गए। ठीक है, रस्सी चाहिए बस। ठीक है, अच्छा एक पॉइजन को मीठा विष बोलते हैं या स्वीट पॉइजन बोलते हैं, कौन सा है? Aconite. No. हाँ, ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली याद क्वेश्चन है। ठीक है, इनको मुंह जबानी याद कर लो, एक्टोनाइट को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, स्वीट पॉइजन। अच्छा एक साइन मिलता है, हिप्पस साइन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किस पॉइजनिंग में मिलता है? ए से शुरू होती है, आर्सेनिक। एक्टोनाइट। ठीक है, हिप्पस साइन क्या होता है? आप क्या करोगे, उस पीपल को देखोगे, है ना, जिसने भी एक्टोनाइट खाया होगा, तो उसमें क्या होता है, अल्टरनेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और डायलेट होता है। अल्टरनेट, कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट, इसी को हिप्पस साइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको आर्सेनिक वो किस में मिलेगा? एकोनाइट में मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आज का? जी. कोई दिक्कत परेशानी? नो। इस तरह का क्वेश्चन वगैरह ठीक लगता है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि बड़ी मेहनत से मुझे बनाना पड़ता है, और अगर उसका यूज नहीं कर रहे हो आप लोग तो फिर अच्छा नहीं है ये चीज। ठीक है, ठीक है। चलो तो आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से, बाकी जो नहीं समझ में आता है वो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है।